गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 5 जो है जवाहरलाल नेहरू पर वो शुरू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट 16 मार्क्स का क्वेश्चन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नेहरू जी के लोकतांत्रिक समाजवाद के ऊपर आज हम बात करेंगे। नेहरूज व्यूज़ ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इससे पहले अगर आपने लाइफ हिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया होगा कि नेहरू जी किस तरह के विचारों वाले थे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी विचारधाराओं से वो प्रभावित हुए थे और उनके जीवन का कौन सा फेज़ था जो लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ इनको उन्मुख करता है, क्यों करता है, वो मैं लाइफ हिस्ट्री में मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। आइए अब जानते हैं थोड़ा और नेहरू जी के लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँगी। नेहरू जी एक अनुभववादी और व्यवहारिक व्यक्ति थे। मीन्स अनुभववादी का मतलब वो जो व्यक्ति इम्पेरिकल है। इम्पेरिकल मीन्स जो व्यक्ति देखकर सुनकर सीखता है, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझता है, ना कि किसी दूसरे की सुनी सुनाई पुरानी पारंपरिक बातों को मानकर कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा और चलते रहते हैं उस चीज़ को मानकर। नहीं, ये ऐसे नहीं थे। ये खुद पर एक्सपेरिमेंट करके खुद से उन चीज़ों को अनुभव करके सीखने वाले व्यक्ति थे। तो इस चीज़ का उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और जिससे उनके लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी विचार भी उभर कर आए। वो एक अनुभववादी थे, यानी कि अनुभव करना, चीज़ों को जानना, समझना, नज़दीक से देखना। तो इसी वजह से उन्होंने जो समाजवाद का रूप है कई परिस्थितियों में, कई समय काल में, कई देशों में अलग अलग तरीके से देखा, समझा। उसके सिद्धांतों और उनकी व्यवहारिकता का उन्होंने गहरा अध्ययन किया। अगर उनके विद्यार्थी जीवन की बात करें तो उनका जो समाजवाद संबंधी विचार है वो प्रभावित हुआ था विकासवादी समाजवाद, यानी कि जो फैबियन समाजवादी होते हैं उनसे वो प्रभावित थे अपने विद्यार्थी जीवन में। फैबियन समाजवादी जो है, ये फैबियन एक सोसाइटी हुआ करती थी जो कि इंग्लैंड से रिलेटेड है, जिनका ये मानना था कि आप एकदम से व्यवस्था में बदलाव नहीं ला सकते हो, उसके लिए आपको धीरे धीरे परिवर्तन करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा। थोड़े से उदारवादी विचारों वाले होते थे फैबियन लोग। मोतीलाल नेहरू जी का बहुत अधिक इस फैबियन सोशलिज्म में बहुत अधिक यकीन था। यही वजह है कि जब वो विद्यार्थी थे, अपने पिता के बहुत करीब थे, तो अपने पिता से ही उन्होंने फैबियन समाजवादी कंसेप्ट को समझा। और वो इंग्लैंड में अपनी स्टडी कर रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने, क्योंकि वो इंग्लैंड में स्टडी कर रहे थे और इंग्लैंड का ही फैबियन समाजवाद है, तो उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। तो उनका समाजवाद जो शुरुआती था वो थोड़ा लिबरल था, उदारवादी था, शांतिपूर्ण तरीके से समाज में समानता लेकर आने की बात करता था। फिर बात करते हैं युवावस्था में। युवावस्था में वो मार्क्सवादी समाजवाद से बहुत प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स जिस समाजवाद की बात करता है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कई बार कि मार्क्सवादी मानते हैं कि अगर व्यवस्था में दो वर्ग जन्म ले लेते हैं, एक बहुत अधिक प्रभावी है यानी कि शोषण करता है, और एक वो है जो जिसके ऊपर शोषण हो रहा है। एक अमीर है या एक गरीब है। अमीर हमेशा गरीब का शोषण करता है, तो इन दो वर्गों के बीच में एक समय के बाद क्लैशेस होंगे, रेवोल्यूशन होगा, क्रांति आएगी और समाज में जो है अमीर वर्ग खत्म होकर वो इक्वलिटी पर आ जाएगा और गरीब वर्ग है वो बिल्कुल ज़मीन से उठकर वो इक्वलिटी पर आ जाएगा अमीरों के। तो बराबरी आ जाएगी समाज में और समाज फैल जाए, समाज जो है समाजवाद समाज में स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर वो मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित होते हैं और यहाँ पर आपने देख लिया कि जो फैबियन उदारवादी था उसका थोड़ा सा हिंसात्मक रूप या यूँ कहे कि अग्रेसिव नेचर है मार्क्सवादी समाजवाद का। तो युवावस्था में वो थोड़े से ऐसे विचारों वाले थे जो मार्क्स के द्वारा समाजवाद लाने की बात करते हैं, न कि फैबियन समाजवाद द्वारा। अब आज़ादी के बाद जब वो प्रौढ़ अवस्था में पहुँच गए हैं तो वो एक प्रगतिशील समाजवाद के नज़रिए से सोचना शुरू करते हैं कि एक ऐसा समाजवाद आना चाहिए जो देश में प्रगति की ओर लेकर जाए। तो इसीलिए वो एक मिश्रित रूप को चुनते हैं, जो कि उनकी ही एक अवधारणा थी, एक अलग सोच का नतीजा था। मिश्रित रूप यानी कि दोनों का मिश्रण होना चाहिए, ऐसा समाजवाद।
यानी कि जिसमें फेबियन समाजवाद की भी कुछ अच्छी बातें हों और जिसमें मार्क्सवादी समाजवाद की भी कुछ अच्छी बातें हों, और दोनों को ही मिलकर एक मिश्रित रूप में एक लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन से समाजवाद की बात की है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात जो है नेहरू जी करते हैं। अब बात करते हैं 16 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नेहरू जी के जो समाजवाद की उनकी समाजवादी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं की। सबसे पहले है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज ए ह्यूमन कंसेप्ट। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मानवीय धारणा है। इसके बारे में नेहरू जी कहते हैं, नेहरू जी का मानना था कि जो पूरा अगर देखा जाए तो इस समाज में मानवता सबसे ज़्यादा बड़ी है, और जो उनका लोकतांत्रिक समाजवाद है वो मानवता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने वाला, मानवता को महत्वपूर्ण स्थान देने वाला, उसके गौरव को बढ़ाने वाला, ये सारे काम जो है उनके लोकतांत्रिक समाजवाद में होंगे, जिससे मानवतावाद को अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा। मानवतावाद को मैं अधिक से ज़्यादा एक्सप्लेन आपको करूँगी नहीं, क्योंकि एम.एन. रॉय में आपको समझ में आ ही गया होगा कि मानवतावाद कहते किसे हैं। वो चाहते थे कि जो उनका लोकतांत्रिक समाजवाद है उसमें दलित, शोषित, गरीब लोग ये सब ऊपर उठ जाएं, और यही वास्तव में मानवता का सबसे बड़ा काम होगा कि आप दबे कुचले व्यक्ति को एक इंसान मानते हुए, एक मानव मानते हुए उसकी भलाई के लिए काम करें। उन्होंने अपनी धारणा में स्पष्ट रूप से मानवीय तत्वों को बहुत अधिक स्थान दिया, क्योंकि उनका मानना था कि समाजवाद व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति समाजवाद के लिए नहीं। यानी कि मानव सर्वोपरि है, मानवतावाद सबसे सर्वोपरि है। पूंजीवादी व्यवस्था को नेहरू जी कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। हालांकि उनका बैकग्राउंड काफ़ी रॉयल था, वो काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी वो पूंजीवाद को स्वीकार नहीं करते थे। और मार्क्सवाद में भी जब स्टालिन रूस में रूल कर रहे थे तो मार्क्सवाद के भी बहुत सारे उन्होंने वहाँ पर लूप होल्स देखे, कमियाँ देखी स्टालिन के थ्रू। स्टालिन जिस तरह से इस विचारधारा को थोप रहे थे रशियन लोगों से और अमानवीय अत्याचार कर रहे थे समाजवाद के नाम पर, तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो ना ही तो वो पूंजीवाद को पूरी तरह से पचा पा रहे थे, ना ही मार्क्सवाद को पचा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बीच का मार्ग चुना और उसे नाम दिया लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था। अपनी इस धारणा में नेहरू ने मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया है। मानव के गौरव में विश्वास ने ही उन्हें लोकतंत्र का पुजारी बनाया और तानाशाही का घोर विरोध ही बना दिया था। इस तरह से वो उनका जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो वास्तव में एक मानवतावादी समाजवाद है। फिर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद एक प्रभावी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नेहरू जी का मानना था कि जो उनका लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था है उस धारणा में लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का विचार केंद्रीय है, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकतंत्र है, जहाँ पे लोगों की बात की जाती है, लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है, लोगों के अनुसार ही शासन चलाया जाता है। तो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था उनकी समाजवादी धारणा का सबसे पहला और प्रमुख बिंदु था। वो लोकतांत्रिक समाजवाद को मार्क्सवादी समाजवाद से बिल्कुल अलग मानते हैं। उनके जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो एक मल्टी डायमेंशनल धारा है, यानी बहुआयामी धारणा है, जो कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसमें सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में वो विकास करता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो उनका लोकतांत्रिक समाजवाद था वो लोगों के बारे में सोचता है और जो है उनके जो है सामाजिक विकास की बात करता है, आर्थिक विकास की बात करता है। तो ये उनके समाजवाद के महत्वपूर्ण पक्ष थे। लोकतंत्र और समाजवाद की एक तरह से इतनी नज़दीकी को स्वीकार करते हुए नेहरू जी ने बताया है कि लोकतंत्र का वास्तविक विकास समाजवाद में ही संभव हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा महत्व मानते हुए फिर से एक बार फर्स्ट पॉइंट को ही दोहरा दिया कि मानव सर्वोपरि है, मानव का ही आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है, और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में समाजवाद लेकर आएगी। फिर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें। इन्होंने कंसेप्ट दिया था मिक्स इकोनॉमी का। ये है क्या? देखिए, उत्पादन और वितरण, यानी जो बनाता है और जो उसको बेचता है, ये जो साधन है, इन साधनों पर केवल जो राज्य है यानी राज्य सरकारें हैं उतना ही नियंत्रण होना चाहिए जितने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है
कि सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको इतना अधिक नियंत्रित नहीं करना चाहिए अर्थव्यवस्था पर, फैक्ट्रीज पर, कि क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कैसे वितरण करना है, इन सब मामलों में दखल देने लगे राज्य सरकार। वो कहते हैं राज्य सरकारों का या सरकारों का ये काम बिल्कुल भी नहीं है। एक सीमा तक ही उन्हें जो है हस्तक्षेप करना चाहिए, और यही उनके लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। इसलिए उन्होंने कहा कि ना तो वो पूंजीवादी व्यवस्था चाहते हैं, ना ही वो मार्क्सवादी व्यवस्था चाहते हैं, वो एक मध्य मार्ग के आर्थिक व्यवस्था को चाहते हैं, और वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये मिश्रित व्यवस्था को भारत की परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में जो सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है, दोनों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। यानी कि समाज में सार्वजनिक क्षेत्र भी होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर जिसके ऊपर सरकार कंट्रोल करती है, और प्राइवेट सेक्टर भी होना चाहिए जिसका पूरी तरह से नियंत्रण जो है मालिक के हाथ में होता है। तो कहते हैं कि ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो, दोनों मिलकर काम करें। और ये इस अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये वो मानते हैं कि इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत होना चाहिए, औद्योगिकरण पर बहुत अधिक बल देते हैं। वो मानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जब मिलजुल कर उद्योगों का निर्माण करेंगे तो घाटे का बजट या फिर गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वो चीज़ें देखने को ही नहीं मिलेगी। इस तरह का जो औद्योगिकरण देश में होगा वो ग्रामीण लघु कुटीर उद्योगों को भी बल देगा, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत बड़ा भाग निभाएगा। और आप अगर नेहरू जी की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे किस तरह से कितनी कंट्रीज से उन्होंने इकोनॉमिक हेल्प लेकर भारत में बड़ी बड़ी भेल, इसरो और बहुत सारी ऐसी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने खड़ा किया। अलग अलग कंट्रीज़ की सहायता, चाहे वो अमेरिका से सहायता लेना हो, चाहे रशिया से लेना हो, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से उन्होंने विकास करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो जो है चाहते थे कि अमीर लोग या फिर जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं वो भी अपना अलग से व्यवस्था को बनाए रखें, अपनी फैक्ट्रीज़ को चलाएं। इसके अलावा वो सरकारी नियंत्रण में भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे अदर कंट्रीज से, जिससे आज भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं नियोजित व्यवस्था के समर्थक थे वो प्लानिंग सिस्टम के। ये तो देखिए, प्लानिंग सिस्टम अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि योजना आयोग हमारे देश में लागू हुआ था 28 मार्च 1950 को, जिसका मुख्य काम क्या था, स्वतंत्रता के बाद भारत को इस तरह से एक नियोजित, एक प्लानिंग के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जाए, जिससे जो है देश का वास्तव में निर्माण हो सके। मैं सिंपल अर्थों में कहूँ, एक तो एमसीक्यू में आपको ये याद रखना है कि जो योजना आयोग है वो 28 मार्च 1950 को लाया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में। और योजना आयोग को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? आप योजना क्यों बनाते हैं? आप योजना इसलिए बनाते हैं किसी भी काम की कि वो जो काम है एक निश्चित समय में पूरा हो जाए, निश्चित ढंग से पूरा हो जाए और हम सफल हो जाएं उस काम में। इसीलिए नेहरू जी भी चाहते थे कि भारत अभी आज़ाद ही तो हुआ है, इस आज़ाद भारत को इस तरह से नियोजित किया जाए, इस तरह से प्लानिंग्स बनाई जाए कि भारत बहुत जल्दी विकसित होना शुरू हो जाए, अमीर देशों की श्रेणी में आ जाए, या इतना तो विकसित हो ही जाए कि यहाँ पर हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिल सके। और इसके लिए हमें योजनाएं बनाकर एक प्लानिंग के साथ हमें नियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से इस देश को आगे लेकर जाना है। इसके लिए जो भी हम नई कोई भी घोषणा करते हैं देश के विकास के लिए, उसकी एक निश्चित प्लानिंग होनी चाहिए ताकि एक निश्चित क्षेत्र का नियोजित ढंग से विकास किया जाए निश्चित समय के अंतर्गत रहते हुए। तो इस तरह से नेहरू जी का मानना था कि नियोजित व्यवस्था का उद्देश्य लोगों का विकास करना होता है, पूंजी एवं उत्पादन के मध्य समायोजन स्थापित करना होता है, आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का नियोजित ढंग से प्रयोग करना, क्षेत्रीय संतुलन व विकास को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर पैदा करना, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, उत्पादन की प्राथमिकताओं, मात्रा व वितरण को तय करना, ये सब शामिल होता है। उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए तकनीकी सहायता व पूंजी निवेश की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। नेहरू जी को पता था कि भारत अभी आज़ाद हुआ है,
उसके पास उतने संसाधन है नहीं, तो ये कम संसाधनों में अधिक से अधिक देश का विकास करने तभी हो सकता है जब हम नियोजित ढंग से चलें। रोजगार तभी पैदा किया जा सकता है, निजी और सार्वजनिक यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का एक दूसरे के साथ सहयोग तभी स्थापित किया जा सकता है जब हम एक व्यवस्थित तरीके से इस देश को चलाने का प्रयास करें, और इसके लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने योजना आयोग की स्थापना की, और यही योजना आयोग 2015 में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा बहुत, मैं नीति आयोग भी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके बीए फर्स्ट ईयर में, तो एक बार आप गूगल करके भी नीति आयोग को देख सकते हैं। ये नीति आयोग ऐसे ही नीतियाँ या योजनाएं कह लें, वैसे ही नियोजित और सुनिश्चित ढंग से केंद्र राज्यों में अधिक संतुलन की स्थिति बनाते हुए देश के विकास की बात करता है। फिर आते हैं हम अगले पॉइंट पर, अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेहरू जी के लोकतांत्रिक समाजवाद में वो चाहते थे कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उचित अवसर मिले। समानता का अर्थ व्यक्ति के मध्य आर्थिक जो असमानताएं हैं उनको कम करना, राष्ट्रीय आय का बंटवारा उचित ढंग से करना, यानी सबको राष्ट्रीय आय का हिस्सा मिले। ऐसा ना हो कुछ लोग बहुत अमीर हो गए हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए हैं, ऐसा नहीं। अवसर सभी को मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि योग्यता के अनुसार अपने पूर्ण विकास का अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसे अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, अपने अनुसार वो अपना जो है विकास कर सके। ये इतनी स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए। तो उनका मानना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद में सभी व्यक्तियों की उन्नति के लिए अवसर की समानता बिना किसी भेदभाव के मिलनी चाहिए। फिर हम व्यापक स्वतंत्रता के भी वो समर्थक थे, सपोर्टर ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता तो ऑब्वियसली क्यों चाहिए, लोकतांत्रिक समाजवाद में तो स्वतंत्रता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। समाजवाद का लक्ष्य केवल समानता के समान अवसर उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को भी उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अनुभव किया था कि मानव वास्तविक रूप में तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक कि वह स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकता, न ही विचार प्रकट कर सकता। यानी कि कोई व्यक्ति, हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक्सप्रेशन नहीं कर सकता है, अपनी बात को सोसाइटी में नहीं रख सकता। उसके ऊपर हमेशा डर बना रहता है कि सरकार कहीं वो कोई बात रखे तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला ना हो जाए या उसे एंटी नेशनल घोषित ना कर दिया जाए, इस चीज़ का डर बना रहता है। तो ऐसे लोकतंत्र के हमेशा जवाहरलाल नेहरू खिलाफ थे कि व्यक्ति शारीरिक तौर पे तो स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन अगर उसकी सोच को स्वतंत्र ना किया जाए, वो अपनी बात अपनी सोच को ना रख रहा हो, तो वो कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वही है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर स्वतंत्र हो और अपनी बात हमेशा अच्छे तरीके से रख सके। तो यही व्यक्ति के नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने संविधान द्वारा जो प्राप्त हुए जो अधिकार हैं, स्वतंत्रताएं हैं, उनको संरक्षित करने की वो हमेशा बात करते रहे, ताकि लोगों की स्वतंत्रता निश्चित तौर पर बनी रहे। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो ये जो 7th पॉइंट आता है इसके अंदर, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक। कल्याणकारी राज्य कौन सा होता है? वो राज्य कल्याणकारी कहलाता है। वेलफेयर स्टेट वो होता है जहाँ पर जो सरकार है वो लोगों के कल्याण के लिए काम करती हो। तो वो ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये जो वेलफेयर स्टेट है, इस धारणा का, इस कंसेप्ट का जो मुख्य मेन मोटो होता है, उद्देश्य होता है, एक ऐसी सामाजिक सेवाओं की स्थापना करना या उनमें वृद्धि करना जो लोक कल्याण में वृद्धि करने वाली हो, यानी कि जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली हो। तो ऐसे कल्याणकारी राज्य की वो मांग करते हैं जहाँ पर जनता के रहन सहन को ऊंचा उठाया जा सके, देश में निर्धनता को दूर किया जा सके। वो मानते थे कि सरकार को ऐसी कल्याणकारी सरकार बनना चाहिए जहाँ पर जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की सुविधाएं ये निरंतर मिलती रहे, इनमें किसी प्रकार की कमी ना आई, उसकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सेवाओं व सुविधाओं का अंतिम उद्देश्य सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों की वृद्धि करना है। ये भी ऐसा लोकतांत्रिक समाजवाद में वो मानते थे।
तो इस तरह से वो कल्याणकारी राज्य की धारणा में शिक्षा के विस्तार, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों और जो अविकसित है उनके हितों की सुरक्षा, एक राष्ट्रीय भाषा, ये सब वो वेलफेयर स्टेट के काम मानते थे। और उनका मानना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद में कल्याणकारी राज्य वही है जो मैंने अभी डिफाइन किया है, उसको मानता हो। फिर 8वां पॉइंट है लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के साधन। वो कौन से साधन मानते थे? क्या लोकतांत्रिक समाजवाद मार्क्सवाद की तरह हिंसात्मक साधनों के आधार पर बनाया जा सकता है, या फिर जो उदारवादी व्यवस्थाएं हैं शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है? किस तरह से वो मानते थे कि लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित किया जा सकता है? तो इसके लिए वो साफ और सिंपल शब्दों में कहते हैं कि साधनों की पवित्रता, गांधी की को फॉलो करते हैं वो, कि जिस तरह से गांधी जी साधनों की पवित्रता की बात करते हैं कि साधन पवित्र होंगे तो साध्य अपने आप पवित्र हो जाएगा, इसी तरह से वो कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से करना चाहिए। और उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? पावर ऑफ बैलेट पेपर, यानी कि जो आपके हाथ में मतदान है, जो मत है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। आप ऐसी सरकार चुनिए जो आपके देश का लोकतंत्र बचा सके, समाजवाद को बचा सके। तो इस ऐसी सरकार चुनिए, ऐसे मतपत्र का अपने दिमाग से इस्तेमाल करें, चाहे वो पार्टी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो पार्टी कितना ही अधिक जो है धन देने के लिए तैयार हो, या कितनी ही बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन आप अपने वोट से उस बड़ी से बड़ी तानाशाही ताकत को हटा सकते हैं, तानाशाही सरकार को हटा सकते हैं। बस आपको विवेकशील होकर अपने मत का अच्छे तरीके से प्रयोग करना है आपको। और ये शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों का सबसे बड़ा साधन है मत का प्रयोग करना। तो इस तरह से वो जो है शांतिपूर्ण साधनों की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की दिशा में क्या प्रयास किए जा सकते हैं या किए उन्होंने। तो ये एक 9वां पॉइंट मैंने अलग से ऐड किया, हालांकि बुक में 8 ही पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो उन्होंने अलग से एक्सप्लेन किया, तो बट मैं इसको एक में ही ले रही हूँ 9वां पॉइंट बनाकर। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए, और इसी में एक प्रयास था कि 1955 में आवड़ी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने एक 5 वर्षीय योजनाओं का लक्ष्य रखा था। एक समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना करने के लिए, जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने 5 वर्षीय योजनाएं चलाने की बात कही थी। और बहुत बार आपने सुना भी होगा कि 5 वर्षीय योजनाएं क्या होती है, जो 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है, जिनका उद्देश्य होता है कि जो भी संसाधन उपलब्ध है उनके माध्यम से उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हुए एक निश्चित समय में एक निश्चित ढंग से मैक्सिमम जो है गेन लेते हुए, अधिक से अधिक लाभ लेते हुए योजनाओं को लागू करना, लोगों का विकास करना। ये 5 वर्षीय योजनाएं हालांकि उन्होंने रशिया से ली थी। स्टालिन के वो इस मामले में बहुत फ़ैन हो गए थे कि किस तरह से उन्होंने 5 वर्षीय योजनाओं को सक्सेसफुल बनाया था रशिया में, सोवियत रूस में। तो वो इंडिया में भी कुछ ऐसा ही चाहते थे, इसलिए वो 5 वर्षीय योजनाओं को लेकर आए। इन योजनाओं की का जो लक्ष्य है, उन्होंने जो एक समाजवादी ढांचे का समाज बनाना है, ये जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक कार्य योजना तैयार की। आवड़ी अधिवेशन में उन्होंने इसकी घोषणा की, जिसकी मुख्य विशेषताएं थी कि उत्पादन के प्रमुख साधनों और उत्पादन पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए, और क्या उत्पादन हो रहा है उस पर भी जनता का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा वो पॉइंट कहते हैं उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि जो उद्योगों की जो इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट है उसमें मैनेजमेंट बॉडी बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के मालिक या अमीर लोग या उच्च पद वाले ही नहीं होने चाहिए, बल्कि मजदूर जो है उनका पक्ष रखने वाला भी उस कमेटी में जरूर होना चाहिए। इसके अलावा वो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब यहाँ पर वही है समाजवाद, समानता, अवसर की समानता, इक्वालिटी जरूर होनी चाहिए। फिर चौथा पॉइंट वो कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की दिशा में कि भूमि सुधार होना चाहिए। कृषि की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें भूमि जो है उसमें सुधार करने चाहिए। तो आप देखेंगे कि चकबंदी का जो कंसेप्ट था, लोगों की अलग अलग ज़मीनें अलग अलग जगह थी, उन्हें इकट्ठी एक कॉन्सोलिडेट ज़मीन देना, ये कंसेप्ट नेहरू जी द्वारा लेकर आया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे जो कृषि को सुधारने के जो काम हैं वो उन्हीं के द्वारा तैयार किए हुए ड्राफ्ट थे, जो कि आगे जाकर जो है 1966-7 में हमें दिखाई देते हैं हरित क्रांति के तौर पर। तो वो इस तरह से कृषि के विकास में बहुत ज़्यादा
उसको बढ़ाने की बात करते हैं। फिर 5वां पॉइंट था सहकारिता को बढ़ावा देना, यानी कोऑपरेटिव सिस्टम को बढ़ावा देना। कोऑपरेटिव सिस्टम में ये होता है कि हर व्यक्ति केवल अपने लिए ही काम नहीं करेगा, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर आपस में काम करेंगे और जो भी लाभ होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो 1956 का जो नागपुर अधिवेशन था उसमें वो समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण का प्रस्ताव भी रखते हैं और कहते हैं कि किस तरह से जो है ये सहकारी समाजवाद देश को एकता की ओर लेकर जाएगा, लोग मिलकर कमाएंगे और मिलकर ही खाएंगे, इस तरह की वो बातें करते हैं। तो इस तरह से वो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की दिशा में बहुत सारे काम करते हुए न्यायपालिका की सर्वोच्चता, प्रेस की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, विपक्ष की जो पार्टियां उनके सम्मान की भी वो बात करते हैं। तो इस तरह से उनके लोकतांत्रिक समाजवाद में ये बहुत सारे पक्ष आते हैं। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना होगा 5-6 लाइन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे और होपफुली 5th चैप्टर से ही आपका असाइनमेंट 2 दिया जाएगा, तो आप 5th चैप्टर को अच्छे से करें। थैंक यू।